अक्षत, विकास और शेखर को वहां प्रवेश करते देख महात्मा जी की नजर भी उन तीनों पर गई। तीनों को गहरी निगाहों से देखकर उन्होंने अक्षत की गुस्से से भरी आंखों में आंखें डाली और हल्का मुस्कुराते हुए बोले, अपनी पत्नी के समीप आकर बैठ। कुछ तो था महात्मा जी की आंखों में जिसने सीधा अक्षत की आंखों से दिल में उतरकर उसके गुस्से के आवेग को थाम लिया था। और अक्षत उनके शब्दों का अनुसरण करते हुए रोली के पास जाकर बैठ गया। रोली को देखते ही एक पल को उसका दिल किया कि उसे अपनी बाहों में समेटकर सीने से लगा ले, पर अगले ही पल रोली का बिना बताए रिसॉर्ट से गायब हो जाना और उसकी तलाश में खुद की तड़प का ध्यान हो आया और वह रोली के प्रति नाराजगी से भर उठा और उसने उससे निगाहें फेर लीं। अक्षत को अपने पास देख रोली भी खुशी से भर उठी। आंखों में अक्षत के साथ अपने भविष्य के सैकड़ों सलोने सपने एक साथ लहरा उठे। अब वो भविष्य के लिए आश्वस्त थी। महात्मा जी की बातों से उसके दिल के सारे गुमान कहीं दूर फुर हो गए थे। उसने प्यार भरी नजरों से अक्षत की ओर देखा, पर अक्षत ने तो उससे अपनी निगाहें फेर लीं। रोली का चेहरा उतर गया, लेकिन पल भर में ही उसने खुद को संभाला। जानती हूँ बहुत नाराज हो आप मुझसे, हो भी क्यों ना। मैंने आपको इतना परेशान जो किया है, लेकिन अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लूँगी। यहाँ से बाहर जाते ही मना लूँगी आपको। रोली मनी मन सोचकर अक्षत की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कुरा दी। इस बीच महात्मा जी अक्षत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसके माथे पर उनकी नज़र ऐसे टिकी थी जैसे कुछ पढ़ रहे हों। जल्दी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर माला फेरते हुए कुछ बुदबुदाया। फिर आंखें खोलकर अक्षत से बोले, तू आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सोचने वाला मनुष्य है। जो तथ्य मैं तेरे समक्ष प्रस्तुत करूंगा उन पर तू सहजता से विश्वास नहीं करेगा, परंतु मेरा जो कर्म है उसे मैं पूर्ण करूंगा। उन तथ्यों को तू माने या ना माने तुझ पर निर्भर है। इस कन्या के माता पिता और भ्राता को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, जो तेरे अंश के हाथों पिंडदान होने पर ही विधि लिखित है। ये जीवात्मा प्रतीक्षारत है इस कन्या के गर्भ में स्थापित होने के लिए। जब तक उस जीवात्मा को इस संसार में आने के लिए शरीर रूपी आधार नहीं मिलेगा, यह कन्या कष्ट में रहेगी। इतना कहकर महात्मा जी थोड़ा रुके। अपने कमंडल से उन्होंने एक बड़ा और एक छोटा दो आकार के रुद्राक्ष निकाले और अक्षत से बोले, अपना हाथ फैला। अक्षत ने थोड़ा झिझकते हुए उसके दिल के किसी कोने में महात्मा जी के लिए एक शक तो था ही सही, अपना हाथ महात्मा जी के आगे फैला दिया। अब महात्मा जी रोली से बोले, अपना हाथ अपने पति के हाथ के ऊपर रख। रोली ने अक्षत की ओर देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। महात्मा जी ने दोनों रुद्राक्ष एक मौली में डालकर उनके हाथ पर रख दिए। फिर कमंडल से गंगा जल लेकर उस पर छिड़कते हुए मंत्र पढ़कर अक्षत से कहा, अब इसे अपने गले में धारण कर ले। अक्षत ने एक नजर महात्मा को देखा और मौली में पिरोए हुए दोनों रुद्राक्ष अपने गले में डाल लिए। अक्षत इतनी आसानी से ये सब बातें मानने वाला तो नहीं था। वह कई तर्क रख देता ये सब अमल में लाने से पहले, पर महात्मा जी की ओजपूर्ण वाणी का प्रभाव ही कुछ ऐसा था कि जो वह कह रहे थे वो करता जा रहा था। अक्षत के रुद्राक्ष गले में डालने के बाद महात्मा जी बोले, महादेव के पवित्र रुद्राक्ष हैं ये। जब तेरा अंश इस कन्या के गर्भ में अस्तित्व ग्रहण कर ले, छोटे रुद्राक्ष को अपने गले से निकालकर घर के मंदिर में शिव गौरी के चरणों में रख देना और उसे अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के समय अपने पिता द्वारा उसके गले में पहनवा देना। तेरा पुत्र सामाजिक कल्याण के प्रायोजन से जन्म लेगा। वह संसार में अपने दादा और पिता से ऊंचा स्थान पाएगा और लाखों लोगों को रोजगार देगा। वो अपने साथ एक और भली आत्मा को लाएगा जिसके हाथों से बहुत से लोगों को नया जीवन मिलेगा। वास्तव में अक्षत इन बातों पर विश्वास नहीं करता, पर इनमें कोई निगेटिव बात नहीं थी, बल्कि पॉजिटिव ही थी। और इंसानी मन हमेशा पॉजिटिव सुनना चाहता है, इसलिए अक्षत कहीं ना कहीं इन पर यकीन करना चाह रहा था। अक्षत और रोली के साथ पीछे खड़े विकास और शेखर भी मौन होकर महात्मा जी की बातें सुन रहे थे। अब अपने बिंदास भाई कैसे चुप रह जाएं, वो आगे आकर बोले, बाबा जी, आपने इन दोनों का तो भविष्य बता दिया, हमारा भी बता दीजिए। शेखर की बात सुनकर महात्मा जी हंसे, फिर अपने कमंडल से दो रुद्राक्ष निकाले और विकास और शेखर को अपने सामने बैठने का इशारा किया। विकास और शेखर वहां आकर बैठ गए। महात्मा जी ने मौली में पिरोकर एक एक रुद्राक्ष दोनों के हाथ पर रख दिया। फिर उस पर गंगाजल छिड़क कर मंत्र पढ़कर बोले,
साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये रुद्राक्ष। ये अच्छी आत्माओं को ही मिलता है। इससे ज़्यादा क्या जानने की आवश्यकता है बालक? हाँ, बस इतना बता सकता हूँ। अभी तुम तीनों मित्र हो, भविष्य में परस्पर संबंधी बनोगे। तुम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करो, तुम्हारे प्रियजन चिंतित हो रहे होंगे। कहते हुए महात्मा जी तीव्र गति से वट वृक्ष के पीछे चले गए। उनके जाते ही उनके पास बैठा नाग भी पेड़ की खो में जाकर छिप गया। ये देख तीनों दोस्तों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और कुछ न कहते हुए वहां से निकल लिए। अक्षत ने रोली का हाथ कसकर थाम लिया था, पर उसके हाव भाव से और रोली को खींचकर ले जाने के तरीके से रोली के प्रति उसकी नाराजगी भी जाहिर हो रही थी। रोली पर तो जैसे उसकी नाराजगी का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो तो लगातार मुस्कुराते हुए पीछे से अक्षत को देखे जा रही थी और मन ही मन उसे मनाने के लिए मन में ही गुनगुना उठी थी। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। विकास और शेखर भी अक्षत का चेहरा देख सब समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अक्षत रोली की जमकर खबर लेने वाला है। इसलिए शेखर माहौल को जरा हल्का करने के उद्देश्य से बोला, अक्षत यार, महात्मा जी ने कहा था कि हम तीनों संबंधी बनेंगे। विकास का तो समझ में आता है कि वो तो तेरा जीजा बन जाएगा। हम दोनों कैसे रिश्तेदार बनेंगे? अक्षत तो नाराजगी में था, तो इस बात पर वह शेखर को घूर कर रह गया। उसके चेहरे के भाव देख विकास बोला, सिंपल है यार, तेरे बेटे की शादी इसकी बेटी से या इसके बेटे की शादी तेरी बेटी से होगी शायद। शेखर विकास की बात सुनकर हंसते हुए बोला, अरे वो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए मेहनत तो पहले हमें ही करनी पड़ेगी, क्यों अक्षत? शेखर ने अक्षत की तरफ देखते हुए आंख मारी। हाँ, अचानक उन्हें रोली की आवाज़ सुनाई दी। रोली की आवाज़ सुनते ही तीनों ने रुकते हुए चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो अपना पैर पकड़े खड़ी थी और पैर के तलवे को सिकोड़कर नीचे झुकने लगी थी। एक छोटी सी कांटेदार सूखी टहनी उसके पैर के नीचे आ गई थी। टहनी के 2-3 कांटे उसके पैर में चुभे थे, जिससे वह पैर के तलवे में अटक गई थी। रोली की यह दशा देखते ही अक्षत व्याकुलता से चिल्ला पड़ा, तुमने कसम खा रखी है क्या मुझे गुस्सा दिलाने की? देख कर नहीं चल सकती हो क्या? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? रोली तो जैसे कांटे की चुभन का दर्द भूल चुकी थी। अक्षत को प्यार से निहारते हुए बोली, आप पर। वाट? अक्षत ने एक घुटने पर नीचे बैठते हुए एक पाँव उठाते हुए उसे घूरा। रोली हड़बड़ा गई। नहीं, वो आप मेरा हाथ पकड़कर इतनी तेज स्पीड से मुझे खींचते ले जा रहे थे। मेरा ध्यान बस आपकी स्पीड से आपके पीछे चलने में था। नीचे नहीं देखा मैंने। रोली ने छोटा सा मुंह बनाया। इतने में अक्षत ने बड़े ध्यान से और हल्के हाथों से कांटे निकालते हुए टहनी को उसके तलवे से अलग करके फेंक दिया। रोली के नाजुक गोरे और खूबसूरत पैर के तलवे में से 3-4 खून की बूंदें उभर आईं, जिन्हें देखकर रोली को जितना भी तकलीफ हुई हो, अक्षत कहीं ज़्यादा तकलीफ में आ गया। अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके तलवे में बांधकर वापस खड़े होते हुए सख्त आवाज में तमतमाकर बोला, वेयर इज़ योर फुटवियर? कहाँ छोड़ा था उन्हें? होश है कुछ? अक्षत जाने देना यार। विकास उसका कंधा थपथपाते हुए बोला। अक्षत ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाकर विकास और शेखर को दूर कर कहा, तुम दोनों निकलो यहाँ से। मुझे मालूम है तुम दोनों इसकी पैरवी करोगे और अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसने क्या गलती की है इसे एहसास होना चाहिए। विकास और शेखर लाचारी दर्शाते हुए रोली की शक्ल देखने लगे, जो मासूम सा मुंह बनाकर खड़ी थी। अक्षत फिर से तेज आवाज में उनसे बोला, जाओ भी अब, मुझे निमटने दो अपनी वाइफ से। विकास और शेखर एक दूसरे का चेहरा देखते हुए धीमे कदमों से वहां से चल दिए। अब अक्षत ने रोली की तरफ रुख किया, जो दम साधे खड़ी थी। टेल मी नाउ, कहाँ छोड़े थे तुमने अपने फुटवियर? रोली याद करते हुए डरते डरते बोली, वो शायद गंगा के घाट की सीढ़ियों पर रह गए। रह गए मतलब? वो ना, वो बाबा जी मुझे वहाँ मिले थे। वो बात करने लगे। बात करते हुए मैं उनके साथ चल दी तो पहनना भूल गई। रोली ने अटक अटक कर जवाब दिया, ऐसे कैसे एक अनजान साधु के साथ चलनी तुम? इतनी समझ तो छोटी बच्चियों को भी होती है। कुछ अकल भी है तुम्हें? वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि महात्मा जी अच्छे इंसान थे। अगर यह कोई पाखंडी साधु होता तो जानती हो क्या अंजाम हो सकता था? अब ये मत कहना कि मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी है। उसका ट्रायल मैं ले चुका हूँ। रिसोर्ट से अकेले बाहर क्यों निकली तुम? अनजान जगह है ये हमारे लिए। अकेले निकली तो निकली, किसी को बताया तक नहीं। और तो और मोबाइल भी नहीं लिया था साथ में। किसी मुसीबत में फंस जाती तो?
सॉरी अक्षत जी। रोली अक्षत की ओर क्षमा याचना भरी नजरों से देखते हुए बोली। व्हाट सॉरी? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि फुटवेयर पहनना भूल गई। तुम मिल नहीं रही थी। तुम्हारे फुटवेयर गंगा किनारे पर सीढ़ियों पर पड़े थे। कोई क्या अंदाजा लगा था? कहीं तुम गंगा नदी में तो नहीं? बोलो तो जरा। तुम्हारे दिमाग पर जो मुझसे दूर होने का फितूर सवार था, उसे सोचकर एक पल को तो मेरे दिमाग में भी वो डरावना ख्याल आया। उस ख्याल मात्र से ही दिल कांप उठा था मेरा। उस वक्त तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को तबाह कर लेता और अपने साथ साथ जाने किस किस को तबाह कर बैठता। पर तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है? शायद तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। अक्षत ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी और रोली से मुंह फेर कर चलने को हुआ। प्लीज अक्षत जी, माफ कर दीजिए ना, कहते हुए रोली ने भी एकदम उसके पीछे कदम बढ़ाया ही था। आह! कदम जमीन पर रखते ही उसके तलवे में टीस उठी। अक्षय तुरंत ही वापस पलटा और रोली को बिना देखे ही अपनी बाहों में उठा लिया और उसे उठाए ही चल पड़ा। रोली ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में लपेट लीं। अक्षत के चेहरे पर नाराजगी अभी भी बनी हुई थी। वो सामने देखते हुए चल रहा था। अक्षत की बातों से उसके दिल की पीड़ा जानकर रोली इस समय बहुत ही शर्मिंदा थी। मेरी तरफ देखिए ना अक्षर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज भर्रा उठी थी। उसने अक्षत की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया और सुबह उठी। मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ आपसे, खुद से भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बहुत परेशान किया है ना आपको, गलतियाँ की हैं ना मैंने, तो पनिशमेंट दीजिए मुझको। पर ऐसे नाराज मत रहिए। रोली रोते रोते कहती जा रही थी। उसकी बातों से और उसके आंसू जैसे जैसे अक्षत की गर्दन को भिगो रहे थे, वैसे वैसे उसका गुस्सा पिघलता जा रहा था। रोली की आंखों में आंसू उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। गुस्सा छोड़ते हुए वो अपना लहजा नरम करते हुए बोला, रोना बंद करो रोली, वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। रोली ने जल्दी से एक हाथ अक्षत के गले से हटाकर अपने आंसू पोंछ लिए। इस डर से नहीं कि वो अक्षत की धमकी से डर गई, बल्कि उसे अक्षत के लहजे से ये समझ आ गया था कि अब शायद उसका गुस्सा खत्म हो चुका है और आंसू बहाकर वो उसे फिर से गुस्सा करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और आंसू पोंछते हुए बोली, गिरा दीजिए, मुझे पता है संभालेंगे भी आप ही मुझे। कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हो तुम? मेरे गुस्से का आइडिया तो है ना तुम्हें? अक्षत ने तिरछी नज़र से उसे देखते हुए कहा। भले ही हमारे एरोगेंट अग्रवाल अब गुस्सा तो नहीं थे, पर इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लेते? रोली मुस्कुरा दी थी। अक्षत ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसे टीच करते हुए सख्त चेहरा दिखाने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से लौटकर तुम्हारे रुकने का अरेंजमेंट मित्तल हाउस में कर दूँ। तुम मॉम से कहकर वैसे भी मेरी दूसरी शादी करवाना चाह रही थी। अब अपने कमरे में तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी दुल्हन कैसे ला पाऊंगा? अक्षत की बात सुनते ही रोली की आंखें फटी रह गईं। उसने जल्दी से अपनी बाह वापस अक्षत के गले में डाली और घबराकर बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। महात्मा जी ने बोला था, 7 जन्मों का बंधन है हमारा। मैं साधु महात्माओं की बातों पर बिलीव नहीं करता। हाँ, पर चाहता हूँ तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अक्षत ने एक नज़र रोली के घबराए चेहरे पर डाली। उसे रोली को टीच करने में मजा आने लगा था। तुम्हारी ये ख्वाहिश कि मेरी दूसरी शादी हो, जल्दी ही जरूर पूरी करूँगा। जैसे ही अक्षत ने यह कहा, रोली ने अक्षत के गले में डाली हुई अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर दी और कस के उससे चिपट गई। आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं आपकी दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। वो तो उस समय मैंने बेवकूफ़ी में आकर कह दिया था। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने अगर दूसरी शादी करने की कोशिश भी की ना, तो हमारे कमरे में ही मैं अपनी जान दे दूंगी और भूत बनकर उस कमरे में आपके साथ ही रहूंगी। और गलती से भी मेरे मरने के बाद एक उदासी भरी नज़र अक्षत पर डालते हुए, आपने शादी कर ली ना, तो भूत बनकर अपनी सौतन को डरा डरा कर भगा दूंगी। अक्षत अंदर ही अंदर उसकी बातों को सुनकर मजे लेते हुए संजीदा सी आवाज में बोला, भूत नहीं, भूतनी। हाँ हाँ वही, हमारे कमरे में हमारे बेड पर आपके साथ मेरे अलावा किसी भी लड़की को सोना तो दूर, मैं बैठने भी नहीं दूंगी। हमारी बेटी को भी नहीं। अक्षत ने शरारत भरी नजरें रोली की नजरों में डालते हुए कहा। अभी तक स्पीड के साथ बड़बड़ करती रोली ने अक्षत की यह बात सुनकर एकदम से ब्रेक लगा लिए। एक पल को ठिठक कर उसकी तरफ देखा, फिर उसको शरारत से अपनी ओर देखते पा उसकी अभी कही हुई बात पर गौर किया तो एकदम से हड़बड़ा
और शर्मा गई। तुरंत ही अपनी नाजुक सी मुट्ठी से अक्षत के सीने पर मारकर उसके कंधे में अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, बहुत खराब हो आप। अक्षत को जोर से हंसी आ गई। अब तक वो रिसॉर्ट के सामने आ चुके थे। हंसते हुए ही अक्षत ने उसे अब नीचे खड़ा कर दिया। रोली ने चौंक कर अक्षत को देखा तो एक बार फिर उसकी हंसती हुई मोहिनी सूरत में खो गई और उस पर वो अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अपनी बाहें अभी तक उसके गले में बांध रखी थीं। अपने पंजों पर थोड़ा सा उचककर उसने अक्षत के दोनों गालों पर किस कर दिया। अचानक की हुई उसकी इस हरकत पर अक्षत की हंसी रुक गई। विकास और शेखर ने भी उसी पर मुड़कर उन्हें देखा था। रोली को उसे किस करते देख दोनों मुस्कुरा पड़े। अक्षत की नज़र जैसे ही उन दोनों से टकराई, उसका चेहरा एकाएक ब्लश करने लगा। अक्षत के चेहरे को सुर्ख होते देख रोली खिलखिला पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि लड़के भी ब्लश करते हैं। फिर अक्षत के दोनों गालों को हल्के से नोचकर बोली, सच्ची में बहुत क्यूट हो आप भी और आपका गुस्सा भी। और कहते हुए रिसॉर्ट में चल दी। घर चलो, घर चलकर अपनी पूरी क्यूटनेस दिखाऊंगा। उसके पीछे आते हुए अक्षत बोला। खिलखिलाती रोली अक्षत की इस बात को सुनकर नजर झुकाते रिसॉर्ट में प्रवेश कर चुकी थी। अंदर सभी उनका वेट कर रहे थे। रितिका उसको देखकर तुरंत ही उससे आकर लिपट गई। कहाँ चली गई थी तू? सबको कितना चिंता हो गई थी। अरे भाभी को एक बहुत बड़े महात्मा जी मिल गए थे। देखो हम तीनों को महादेव का आशीर्वाद दिया है उन्होंने। शेखर ने अपने गले में पड़े रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। शेखर ने सबकी सवालिया निगाहों को कम शब्दों में ही समाधान दे दिया था। उसके जवाब से और उन चारों के मुस्कुराते चेहरे देखकर रोली के न मिलने की चिंता में पड़े सब लोग चिंता मुक्त हो गए थे। अनुपमा उठते हुए बोली, चलो अब जल्दी से सब तैयार हो जाओ। कुल देवी के दर्शन करते हुए हमें दिल्ली के लिए वापस निकलना है। जाकर रिसेप्शन की तैयारियां भी देखनी है। सभी लोगों ने जल्दी से तैयार होकर सामान पैक करके कारों में लोड किया और कुल देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जनार्दन जी भी अपने एक शिष्य के साथ पहले ही कुल देवी दर्शन के लिए निकल चुके थे। कुल देवी के दर्शन के बाद सब लोगों ने वहीं पास के एक होटल में नाश्ता किया और दिल्ली के लिए वापस लौट लिए। लौटते समय अक्षत, रोली, शेखर और रितिका एक ही कार में थे। अक्षत कार ड्राइव कर रहा था। रोली पैसेंजर सीट पर थी। इस समय अक्षत बहुत ही खुश मूड में था। वैसे तो चारों ही अपनी अपनी झोली में जमाने भर की खुशियां लेकर लौट रहे थे। अक्षत एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े था और दूसरे हाथ में रोली का हाथ पकड़े हुए ही गियर संभाल रहा था। रोली बेचारी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश किए जा रही थी। शेखर आगे का नज़ारा देखकर बोला, तीन हाथों से कौन गाड़ी चलाता है भाई? मैं चलाता हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? कहते कहते अक्षत ने रोली के हाथ पर किस कर दिया। रोली अक्षत की इस हरकत पर शर्म से पानी पानी हो गई। शेखर उसकी बेशर्मी देख आंखें बड़ी करते हुए बोला, भाई तुझे रोमांस करना है तो तू पीछे आ जा भाभी के साथ, मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ। अक्षत ने मिरर से शेखर की ओर देखते हुए उसे भी उकसाया। तू बेवजह ही मेरे रोमांस से चिढ़ रहा है। तेरे साथ तेरी नई नवेली दुल्हन बैठी है। तू भी मौके का फायदा उठा ले। अब हमारे बिंदास बाय तो बिंदासी जो ठहरे। अक्षत का बस कहना ही काफी था। वो भी अपने फर्म में आ गए। बात तो तू पॉइंट वाली कह रहा है। शेखर ने शरारत भरी नजरों से रितिका को देखा। वो शेखर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बैठी थी। शेखर उसके पास खिसक गया और रितिका के कंधे के पीछे कार की सीट पर अपनी एक बांह फैला दी और उस पर झुकते हुए दूसरा हाथ रितिका के हाथ पर रखने ही वाला था कि रितिका अपना हाथ हटाते हुए विंडो की तरफ खिसक गई। आगे बैठा अक्षत फिर से रोली के हाथ को किस करने के लिए उठा ही रहा था कि रोली ने चिढ़कर कहा, स्टॉप दी कार। अक्षत ने वह उठाते हुए पूछा, भाई कार मैं चलाऊंगी, आप सही नहीं चला रहे। कहीं किसी से टक्कर मार दी तो? तुम्हें क्या लगता है तुम सही से चला पाओगी? अभी तो फिर भी मेरे दोनों हाथ इंगेज हैं। दोनों फ्री हो गए तो? अक्षत ने बात अधूरी छोड़कर रोली को देखकर आई ब्लिंक की। इधर पीछे वाली सीट पर शेखर रितिका का हाथ नहीं पकड़ पाया तो थोड़ा सा उसकी तरफ और खिसका और अपनी गर्म सांसें रितिका के कान के नीचे छोड़ते हुए अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर गहराई लटों को कान के पीछे समेटने लगा। रितिका उसकी उंगलियों के स्पर्श से और सांसों की गर्मी से सिर उठी थी। वो सिमटकर विंडो की तरफ खिसकने की कोशिश करने लगी, पर उधर तो अब जगह ही नहीं थी। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए एक आइडिया मन में सोचकर अक्षत से बोली, जीजू प्लीज कार रोकिए। अक्षत ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर
कार रोक दी। रितिका कार से बाहर निकली और रोली से बोली, रोली तू उतर कर पीछे जा, मैं आगे बैठती हूँ। इन दोनों ने ना दिमाग खराब करके रख दिया है। इस स्पीड में कार चली तो अब रिसेप्शन के टाइम तक भी घर नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी हरकतों के चलते अक्षत ने कार की स्पीड बहुत ही कम कर दी थी। रोली भी जैसे इस मौके के इंतजार में थी, वह फर्श से उतरकर पीछे जाकर बैठ गई और रितिका आगे की सीट पर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अक्षत और शेखर दोनों एक स्वर में चिल्लाए। रितिका दोनों की बात का जवाब देते हुए अक्षत से बोली, कुछ भी तो नहीं। हाँ, इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन और है आपके पास। शेखर आपके साथ आगे बैठ जाएंगे, मंजूर है तो बोलिए। क्या रितु, अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, दूल्हा दुल्हन को तो एक साथ बैठना चाहिए। अक्षत ने मिन्नत की। सॉरी यार, रोली आगे आ जाओ, अब सिर्फ ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करूंगा। रोली ने इंडेक्स फिंगर नामे हिलाते हुए कहा, नो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। शेखर ने भी रितिका की तरफ देखकर कान पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी रितु, आ जाओ पीछे, प्रॉमिस अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। शेखर की इस मासूम सी अदा पर रितिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दिल ने कहा कि शेखर की बाहों में सिमट कर बैठ जाए, पर अगले ही पल दिल को चुप करके निचले होठों को दांतों के नीचे दबाते हुए शरारत से अक्षत की तरफ देखकर बोली, चलिए भी जीजू, वरना एक तीसरा ऑप्शन और भी है। अक्षत और शेखर ने उत्सुक होते हुए एक साथ पूछा, क्या? आप दोनों दोस्तों को नीचे उतारकर मैं और रोली दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। आप दोनों यही रोड साइड में रोमांस की पाठशाला खोलकर आने जाने वालों को रोमांस का ज्ञान बांटते रहना। अक्षत और शेखर ने लाचारी से एक दूसरे को देखा, फिर अक्षत ने मुंह बनाते हुए कार स्टार्ट कर दी। रितिका और रोली खिलखिला पड़ी थी। पूरे रास्ते अक्षत और शेखर ने रितिका और रोली को अपने पास बुलाने का कई बार ट्राई किया, पर दोनों ने उनकी एक नहीं सुनी। दिल्ली पहुंचने के बाद घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर दोनों अपनी अपनी जगह वापस आईं। उनकी मनमानी देखकर दोनों के मुंह बन गए थे। यार अक्षत, अपना फ्यूचर अच्छी तरह समझ आ गया, कहते हुए शेखर ने एक गहरी सांस भरकर छोड़ी और सीधा होकर अपनी खिड़की की तरफ चेहरा करके बैठ गया। अक्षत ने भी मुंह बिगाड़ते हुए रोली की ओर देखते हुए गर्दन हिलाई और फिर सामने रोड की तरफ चेहरा कर लिया। रोली और रितिका उन दोनों का मूड खराब देख पहले तो एक दूसरे को देख मुस्कुराई, फिर रोली ने अक्षत को देखते हुए गाना शुरू कर दिया। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, फिर भी न माने तो न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। बैक सीट पर रितिका ने अपने पर्स में से चॉकलेट निकालकर शेखर के आगे की। शेखर ने बिना उसे देखे उसका हाथ अपने सामने से हटा दिया। अब रितिका गुनगुनाने लगी, प्यार में गुस्सा है, गुस्से में प्यार है, झूठे इनकार में सच्चा इकरार है। अब नई नवेली दुल्हन इस तरह गाकर अपने पिया को मना रही थी तो मिश्रा साहब कैसे ना मानते। उन्होंने चॉकलेट रितिका के हाथ से लेते हुए उसे साइड हग कर लिया। मिश्रा निवास आ चुका था। गृह प्रवेश की तैयारी ममता और कामनी ने उन सब लोगों के आने से पहले करवा दी थी। अनुपमा ने रीति रिवाज के साथ शेखर और रितिका का गृह प्रवेश करवाया। शेखर और रितिका ने सब बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जनार्दन जी उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा सुखी और सौभाग्यशाली हो। ये तो मेरा आशीर्वाद है जो बिन मांगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर मुझे भी तुमसे कुछ मांगना है। जनार्दन जी ने अपने दोनों हाथ अब शेखर और रितिका के आगे फैला दिए। शेखर ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हैं आप दादाजी? आप तो हमें आदेश करिए। आदेश नहीं बेटा, बड़े बुजुर्ग उसके लिए आशीर्वाद ही देते हैं, पर आजकल के बच्चे उस आशीर्वाद को जल्दी नहीं चाहते। पर मैं जानता हूँ बहू डॉक्टर है तो वो ये अच्छे से जानती है कि कुछ चीज़ें उपयुक्त समय पर हो जाएं तभी अच्छा रहता है। तुम दोनों से बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मुझे जल्दी से परपोते या परपोती का सुख दे देना, ताकि मैं भी जीवन संध्या के बचे हुए कुछ दिन उन्हें अपनी गोद में खिला सकूं। जनार्दन जी की यह बात सुनकर जहाँ एक ओर शेखर और रितिका ने शर्माकर नजरें झुका ली, वहीं ममता की नजर अनायासी अक्षत रोली पर जाकर ठहरी और उनके चेहरे पर एक मायूसी और उदासी गहरा गई। अक्षत और रोली की नज़र भी उनके उदास चेहरे पर पड़ी। उसे उदास देखकर दोनों की नज़र फिर एक दूसरे से जा उलझी। इतने में अनुपमा बोली, अरे चलो जल्दी जल्दी, कंगना और अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करनी है, फिर लंच भी करना है, सबको भूख लगी होगी।
दरअसल ऋषिकेश से दिल्ली लौटते समय वो समय बचाने के लिए रास्ते में लंच करने के लिए कहीं नहीं रुके। रस्मों और लंच के बाद अनुपमा ने रितिका को आराम करने के लिए भेज दिया था। शेखर रिसेप्शन की तैयारियां देखने लगा था, जो उनके लॉन में ही होने वाला था। अक्षत, रोली और ममता को लेकर शाम को तैयार होकर जल्दी आने के लिए कहकर अग्रवाल विला के लिए निकल गया था। अग्रवाल विला लौटते समय रोली आगे पैसेंजर सीट पर बैठी थी और ममता बैक सीट पर। ममता अपनी उदासी से भागने के लिए मोबाइल खोलकर बैठ गई थी और बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। उसके दिमाग में तो अभी तक रोली और अक्षत के अलग होने की बात ही घूम रही थी। वो कहाँ जानती थी कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ सही हो गया है। कार में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। रोली नहीं, वो खामोशी तोड़ी। माँ, आप नाराज हैं क्या हमसे? नहीं बेटा, अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती हूँ भला। 2 दिन की जर्नी और शादी की थकान है बस, कहते हुए उसने आंखें बंद करते हुए अपना सिर विंडो पर टिका दिया था। रोली और अक्षत के रिश्ते में आई प्रॉब्लम उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। ब्रजेश जी को दुख ना हो, इसलिए उसने उनसे भी यह बात अभी तक शेयर नहीं की थी। वह बस दिल ही दिल में भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही थी कि उसके बच्चे की ज़िंदगी में सब सही हो जाए। माँ, अब हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। रोली की आवाज़ आई थी। ममता को लगा कि शायद वो यही सोचती रहती है। आजकल तो कान बज रहे हैं उसके। फिर भी उसने एक बार आंखें खोलकर रोली की तरफ देखा। रोली उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तूने कुछ बोला था क्या अभी? वो कंफ्यूज भरे स्वर में बोली। हाँ माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। ममता को अब भी जैसे विश्वास नहीं हुआ था। उसने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत पलकें झपकाते हुए मुस्कुराया। हाँ मम, सही कह रही है ये। इसने आगे से अगर इस तरह की बेवकूफ़ी की कोई बात की, गलती से भी अपने मुंह से निकाली, तो मेरा गुस्सा तो जानती है ना आप। आपको बेटी के लिए अपने अरमान इस पर निकालने थे ना। अब जी भरकर निकालिए, पर इसके चक्कर में अपने बेटे को इग्नोर मत कर देना। और मम, थोड़ा बहुत सास वाला एटीट्यूड भी रखना है इसके साथ, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है ये सबके सिर पर चढ़कर नाचेगी। रोली मुंह बनाते हुए मुस्कुरा दी। अक्षत मिरर से ममता के चेहरे के भाव पढ़ रहा था, जो अक्षत के विश्वास दिलाने पर भी नहीं बदले थे। वो लोग अग्रवाल विला पहुंच गए थे। ममता अविश्वास से भरी नजरों से दोनों को देखते हुए ही कार से उतरी। उसके उतरते अक्षत ने उनके पास आकर उनको हक कर लिया। मम, जो कुछ आपने अभी सुना वो सच है। आप महादेव की पूजा करती हैं ना मम? तो बस ये समझ लीजिए, आपके महादेव ने आपके बेटे के जीवन में खुशियां भर दी हैं। डिटेल में आपको रोली बता देगी। मैं 1 घंटे के लिए ऑफिस होकर आता हूँ। फिर प्यार से रोली के गाल पर हाथ रखते हुए, और तुम मैडम, आधे घंटे के लिए आराम कर लेना। जानता हूँ तुम अपने पागलपन में और शादी के चक्कर में पिछली रातों में सो नहीं पाई होगी। अक्षत ऑफिस निकल गया था। रोली ने महात्मा जी के साथ घटित पूरा किस्सा ममता को बता दिया। तब कहीं जाकर ममता को विश्वास आया। वो सीधे घर के मंदिर में गई और महादेव के चरणों में माथा टेक कर बोली, हे भोलेनाथ, बाबा जी के रूप में आप ही आए थे क्या? भाग्यशाली है मेरे बच्चे, जो आपका आशीर्वाद मिला। खुशी के आंसू बह निकले थे ममता की आंखों से। रिसेप्शन शुरू हो चुका था। सबकी नज़र शेखर और रितिका पर ठहर जा रही थी। प्याजी कलर के ब्राइडल जोड़े में रितिका और प्याजी शेरवानी में शेखर गजब ढा रहे थे। नज़र तो सबकी अक्षत और रोली से भी नहीं हट रही थी। अक्षत ने ब्लू टक्सीडो और रोली ने ब्लू डिजाइनर साड़ी पहनी थी। ममता ने आज बड़े मन से रोली का श्रृंगार किया था। मौसम भी आज इनके उत्सव में गर्मी को राहत देने वाली ठंडी भीगी हवाओं को साथ लेकर आया था। आसमान में बादल ऐसे छाने लगे थे मानो वो भी रिसेप्शन अटेंड करने आए हों। रिसेप्शन पार्टी पूरे शबाब पर थी। काफ़ी लोग आमंत्रित थे। रितिका के हॉस्पिटल स्टाफ के लोग भी उसे विवाह की शुभकामनाएं देने आए थे। रितिका सबको शेखर से मिलवा रही थी। इस बीच विकास और नैतिक ने आकर शेखर को डंड का इशारा किया। शेखर मुस्कुरा दिया। आई एम कमिंग इन लेट मिनट्स, हल्के से रितिका के कान में कहता हुआ वो वहां से हट गया और अक्षत रोली को अपने रूम में आने का इशारा किया। वो दोनों उसके साथ उसके रूम में पहुंच गए। वाओ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर सजाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रितु के फेवरेट है रेड रोजेस। रोली रूम में आते ही अपने गालों पर हाथ रखकर खुश होते हुए बोली। शेखर का रूम सफ़ेद मोगरे, लाल गुलाब, सफ़ेद और लाल बैलून और सेंटेड कैंडल से डेकोरेट किया हुआ था। ये डेकोरेशन अभी विकास और नैतिक करवा कर गए थे। रोली की बात पर शेखर शर्माता सा मुस्कुराया। फिर एक गिफ्ट बैग
जिसमें RS की सेप का डायमंड पेंडेंट गोल्ड चैन में अटैच रखा था। खोलकर उसे दिखाते हुए बोला, भाभी देखकर बताइए रितु को पसंद आएगा या नहीं। बहुत खूबसूरत है भैया। सवाल ही नहीं कि उसे पसंद ना आए, लेकिन आप जैसा जीवन साथी उसे मिल गया, उसके आगे इस सब की कोई वैल्यू नहीं। रूम की डेकोरेशन और शेखर के हाथ में रितिका के लिए गिफ्ट देकर अक्षत के दिल में एक टीसी उठी। मन में, मेरी रोली भी तो इन खुशियों की हकदार थी, लेकिन मैंने शादी के बाद इसे सिर्फ तकलीफ ही दी। मेरी तो गलती की सजा भी इसे ऐसे भुगतनी पड़ रही है कि सोने के लिए भी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है। यह सोचते ही अक्षत के चेहरे पर उदासी छाने लगी थी, लेकिन तभी रोली और शेखर ने उसकी तरफ देखा तो उस उदासी को कुशलता से छिपाते हुए वो मुस्कुरा दिया। उसी समय शेखर का फोन बज उठा। विकास का फोन था, बुलाने के लिए। तीनों लॉन की तरफ चल दिए। काफी रात हो गई थी, पार्टी खत्म हो चुकी थी, सभी मेहमान विदा हो लिए थे। अग्रवाल परिवार पहले ही जा चुका था। अब अक्षत और रोली ने भी शेखर के परिवार से विदा ली और अग्रवाल विला के लिए लौट लिए। कार में खामोशी पसरी थी। अक्षत रोड पर नजर टिकाए कार ड्राइव कर रहा था। शेखर के रूम से आने के बाद से वो कुछ गुमसुम सा था, जो रोली ने महसूस कर लिया था। रोली ने उसकी तरफ देखते हुए चुप्पी तोड़ी। सब कुछ अच्छे से हो गया। शेखर भैया और रितु कितने अच्छे लग रहे थे, है ना? हाँ, शर्मा अंकल और बरखा आंटी कितने खुश थे कि उन्हें बेटे जैसा दामाद मिला है। वो कब से चाह रहे थे कि रितु शादी कर ले, पर वो तैयारी नहीं होती थी, और देखिए, ना ना करते भी उसकी शादी हो गई। शेखर भैया आपके बेस्ट फ्रेंड और रितु मेरी बेस्ट फ्रेंड, कितना अच्छा संयोग है ना? हाँ, अक्षत ने रोड पर देखते हुए ही छोटा सा जवाब दिया। ऋषिकेश से दिल्ली आते वक्त जो शोखे अक्षत के व्यवहार में झलक रही थी, वो अभी कहीं नदारद थी। उसे गिल्ट कचोट रहा था, जिसके कारण वो रोली से नजर चुरा रहा था। रोली ने एक बार फिर गौर से उसका चेहरा देखा, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, कितने काले बादल छाए हुए हैं, चांद तारे भी नहीं दिख रहे, लग रहा है जोर से बारिश होगी। अक्षत ने एक नजर रोली पर डालते हुए गर्दन आमे हिला दी और वापस सामने देखने लगा। रोली को उसके व्यवहार से अब उलझन होने लगी। कुछ हुआ है क्या? नो, नथिंग। तो फिर इतने चुप क्यों हो? फीलिंग टायर्ड? नथिंग एल्स, अक्षत का जवाब आया, पर रोली सोच में पड़ गई थी। रितिका कमरे को निहारती हुई बालकनी की तरफ आ गई, जहाँ से बरसाती हवा के झोंके पर्दों को गुदगुदाते हुए कमरे में गुलाब और मोगरे की खुशबुओं के साथ मदमस्त हो रहे थे। तभी शेखर ने कमरे में प्रवेश किया। दरवाजा लॉक करते हुए वह उसके पास आ गया और चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो गया। वो नर्वस हो रहा था, क्योंकि शादी तय होने से अभी तक भी उन दोनों में इतनी नज़दीकी नहीं आई थी कि एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकें। अपने पीछे शेखर के होने का एहसास पाकर रितिका उसकी तरफ मुड़ी और कुछ पल उसकी आंखों में देखने के बाद एकदम से अपने घुटनों पर नीचे जमीन पर बैठ गई। ये क्या कर रही हो रितु? आश्चर्य से उसे देखते हुए शेखर ने कंधे से पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश की। मुझे ऐसे ही अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। रितिका की आंखों में एक इल्तिजा थी, जिसे देखते हुए शेखर भी अपने एक घुटने पर बैठ गया। मैंने सोचा था मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। शादी के बाद मुझे अपने मम्मी पापा से दूर होना पड़ेगा, जो हमारे समाज की रीत है। इकलौती बेटी हूँ, मम्मी पापा ने बहुत लाड प्यार से मुझे पाला है। समाज की रीतियों को देखते हुए मेरे मन में यह बात बैठ गई कि शादी के बाद वो बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे। कोई भी पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी अपने पेरेंट्स के लिए उस तरह से जिम्मेदारी निभाए, जैसे वो शादी से पहले निभाती थी। सो मेरी ज़िंदगी में मम्मी पापा के अलावा किसी और रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने दिल पर एक कठोर आवरण चढ़ा लिया था। साथ के डॉक्टर्स ने, सीनियर बैच के डॉक्टर्स ने मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं पास पटकने दिया। आपके लिए भी मेरे दिल में शुरुआत में कोई फीलिंग्स नहीं थी। आपकी हरकतों से मुझे चिढ़ होती थी, शायद इसलिए कि आप मेरे दिल पर चढ़े कठोर आवरण को पिघलाने लगे थे, जो मैं महसूस ही नहीं करना चाहती थी। रोलिन ने आपकी बहुत तारीफ की थी, पर फिर भी मैं आपके लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स को भाव नहीं देना चाहती थी, जबकि हमारी शादी भी होने वाली थी। लेकिन जब आपने पूरे समाज के सामने ये ऐलान कर दिया कि आप मेरे मम्मी पापा के लिए बेटे वाले फर्ज निभाएंगे, तो मुझे अपनी संकुचित सोच पर शर्म आने लगी कि मैं क्यों सिर्फ दो रिश्तों में सिमटी हूँ। मैं भी तो और रिश्तों में बनकर उन रिश्तों को निभा सकती हूँ। आपने तो मेरा नज़रिया ही बदल दिया, मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया। मेरे दिल पर चढ़ा वो
कठोर आवरण पिघल कर जाने कहाँ बह गया। मैं आपके प्यार में पड़ गई। आई लव यू शेखर, आई लव यू। ज़्यादा बोलने वाला शेखर आज चुपचाप रितिका की बातें सुन रहा था। उसके मुंह से इस तरह प्यार का इजहार सुन वो दिल से मुस्कुरा दिया। घुटने पर बैठे हुए ही उसने अपनी बाहें खोल दी। रितिका अपने घुटने पर उठते हुए उसकी बाहों में समा गई। आई लव यू टू जान, रितिका के कान में कहते हुए शेखर ने एक संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। आपस में लिपटे हुए वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बिजली के कड़कने की आवाज़ से दोनों का ध्यान बटा। शेखर ने उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, फिर रितिका को लाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया। उसके दुपट्टे में लगी पिनें खोलकर दुपट्टा उसके सिर से अलग कर दिया। शेखर की उंगलियों की छुअन से सिर कर रितिका ने आंखें बंद कर लीं। शेखर ने अपनी लाई चैन उसके गले में पहनाकर हल्के से कहा, आंखें खोलो रितु। रितिका ने आंखें खोलकर अपने गले में पड़ी चैन और पेंडेंट को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। रियली? शेखर ने मुस्कुराते हुए सौखी से पूछा। रितिका ने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे भी अपने रंग में रंग दीजिए शेखर, अपने जैसा बना लीजिए मुझे। अच्छी बेटी के साथ अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी भाभी, अच्छी दोस्त। आपकी हेल्प से मुझे भी हर रिश्ता अच्छे से निभाना है। अच्छी माँ का नहीं? शेखर ने रितिका को छेड़ा। रितिका ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। शेखर ने दोनों हाथों में उसका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। शेखर की आंखों में मौन प्रणय याचना थी, जिसे देख रितिका ने भी अपनी आंखों में समर्पण के भाव लिए सहज मौन स्वीकृति देते हुए अपनी नजरें झुका लीं। शेखर ने रितिका को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लिटा दिया। फिर से बिजली कड़क उठी, जिसकी आवाज़ के साथ ही दोनों एक दूसरे में आत्मसात होने लगे। कमरा मोगरे और गुलाब के साथ साथ उन दोनों के प्यार की खुशबू से भी महक उठा था। घर पहुंचने के बाद अक्षत ऊपर रूम में चला गया। रोली किचन में जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाकर रूम में लेकर आई तो अक्षत उसे वहां दिखाई नहीं दिया। ट्रे टेबल पर रख वह बालकनी में निकल जाती है। बालकनी में अक्षत अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले आसमान में गहराते बादलों को देख रहा था। रोली उसके बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ उसके आगे फैला देती है। मुझे भी आपसे गिफ्ट चाहिए। हमारी शादी को इतने दिन हो गए, आपने आज तक मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। ये लीजिए, एक तो वहाँ से इनके लिए ही परेशान है। उस पर मैडम ने ठुनकते हुए गिफ्ट की फरमाइश भी कर दी। एक उदास सी नज़र अपने हाथ पॉकेट से निकालकर अक्षत ने रोली का हाथ पकड़कर शर्मिंदगी भरी आवाज़ में कहा, सॉरी रोली, मैं आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाया। इतने दिनों से कोई ना कोई परेशानी चल रही थी कि गिफ्ट लाने की बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो भी कहोगी पक्का ला कर दूंगा तुम्हें। रोली उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि अब मैटेरियलिस्टिक गिफ्ट मेरे लिए उसके आगे कोई मायने नहीं रखते जो आपने मुझे दिया है? अक्षत ने रोली की इस बात पर जिज्ञासा भरी नज़रों से उसे देखा। रोली ने तुरंत ही उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, पता है मम्मी पापा और नमन के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। अंदर ही अंदर टूट रही थी, शायद डिप्रेशन में चली जाती, लेकिन तभी आपने मुझसे शादी करके इतना प्यारा परिवार, इतने रिश्ते मुझे दे दिए। अंशु और वंशु मेरी बुआ की निशानियाँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं दोनों को। वो दोनों हमेशा ही अब मेरे साथ ही रहेंगे। अंकित जैसा दोस्त मुझे देवर के रूप में मिल गया। जानते हैं पापा ने जब से मेरे सर पर हाथ रखा है, मुझे अपने पापा की कमी का एहसास तक नहीं हुआ। दादी और माँ से मम्मा के जैसे जो ममता मुझे मिल रही है, वो आप किसी और गिफ्ट के जरिए दे सकते हैं क्या? अक्षत रोली की बात पर निरुत्तर था। उसके दिल में उसके लिए और अधिक प्यार उमड़ आया। उसके हाथों को अपने होठों से लगाते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें अपनी परेशानी का रीजन नहीं बताया था, फिर भी तुम जान गई। मुझे इतना समझने लगी हो कि बिना कहे ही समझ गई थी कि मैं क्यों परेशान हूँ। अपने हाथों पर उसके होठों के स्पर्श से रोली के शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उसने झटके से अपने हाथ छुड़ाए और अपना दिमाग उधर से डाइवर्ट कर अंदर जाते हुए बड़बड़ाई, बेवजह परेशान हुए और खामखाई काफ़ी ठंडी कर रहे हैं। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर अक्षत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अंदर से कॉफ़ी लाकर उसने अक्षत को एक कप पकड़ाया और एक कप लेकर झूले पर बैठ गई। अक्षत भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके पास आकर बैठ गया। कॉफ़ी खत्म होते होते बारिश होने लगी। रोली अक्षत को देख मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आपको मुझे गिफ्ट देने का मन ही है तो मेरी कुछ छोटी सी ख्वाहिशें हैं।
वो पूरी कर देना बस। बोलो, जब भी बारिश होगी तो आप इतना वक्त निकालिएगा कि हम इस झूले पर बैठकर गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू एक साथ अपनी सांसों में भरें। रोली की बातें अक्षत को प्यारी लग रही थीं। ठीक है, गुलाबी सर्दियों में सुबह सुबह हम दोनों एक ही सॉल में इस झूले पर चाय पीते हुए सूरज की पहली किरण का स्वागत करें। रोली अपनी कल्पनाओं में वो पल इमेजिन करने लगी थी। अक्षत उसका चेहरा देख मुस्कुराते हुए बोला, और और चांदनी रातों में बालकनी के नीचे चादर बिछाकर उस पर लेटकर तारों की बारात का मजा लेंगे और उनको गिनेंगे। ओके। और रोली ने अक्षत पर नजर डाली तो वो मुस्कुराते हुए उसे गौर से देख रहा था। और रोली ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बारिश में ले गई। और बारिश में आप मेरे साथ डांस करेंगे। ओके। अक्षत रोली की इस मासूम सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मोबाइल में गाना लगाने लगा। अचानक जोर से बिजली कड़की। रोली एकदम से डर गई और उसने दोनों हाथों से अक्षत की बांह कसकर पकड़ ली। अक्षत ने एक बांह उठाकर उसे देखा। बिजली से डर गई क्या? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? वेट वेट, एक मिनट, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैं फिल्मी हीरोइन की तरह बिजली की आवाज़ से डरकर आपसे लिपट जाऊंगी? रोली ने डर को जुटलाने की कोशिश की। नो, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। जानता हूँ बहुत ब्रेव हो तुम। अक्षत अब समझते हुए हल्का मुस्कुराया और आगे बोला, बल्कि मुझे तो लगा कि तुमने बिजली से बचने के लिए भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी है। अक्षत के शरारत से भरे स्तंज पर रोली ने आंखें तरेर कर उसे देखा। तभी फिर से बहुत जोरों से बिजली कड़की। रोली डरकर कांप गई। मन किया कि अक्षत की बाहों में छुप जाए, लेकिन मन को एक साइड रख अंदर कमरे की तरफ भाग ली। रोली के इस तरह डरकर भागने से और उससे पहले डर को जुटलाने से अक्षत को हंसी आ गई थी। वो भी हंसते हुए कमरे में आ गया। तेज बारिश थी। इतनी सी देर में ही दोनों अच्छी तरह भीग गए थे। रोली अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बाथरूम में गई ही थी, लेकिन तभी ध्यान आया कि अक्षत भी भीगा हुआ है। वो टॉवल लेकर अक्षत को देने आई। बाथरूम में मैं जा रही हूँ, आप तब तक खुद को पोंछ लीजिए। अक्षत अपनी शर्ट के बटन खोलकर उतार चुका था। अपनी वेस्ट उतारते हुए वो उसके हाथ से ली टॉवल अपने सिर पर रखते हुए बोला, तुमने भिगोया है, तुम ही पोंछो। वह बेड पर बैठ गया था। रोली ने हिचकते हुए उसके बाल तो पोंछे, पर फिर उसके निरावरण ऊपरी तन पर नजर पड़ते ही वो पसीने पसीने होती हुई टॉवल छोड़कर भागने ही लगी थी कि अक्षत ने एक बांह उसकी कमर में डालकर उसे अपने नजदीक खींच लिया और खड़े होकर बोला, लगता है तुम्हें शर्म आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये काम कर देता हूँ। रोली कसमसाई और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर अक्षत की मजबूत पकड़ से छूटना उसके लिए कहाँ आसान था। अक्षर टॉवल को उसकी बाहों पर हल्के से फिराते हुए उसके कंधे तक ले आया। कंधे पहुंचने के साथ ही उसने अपने होंठ रोली के कंधे पर रख दिए। अपने कंधे पर उसके होंठ और गर्म सांसों का एहसास होते ही रोली के पेट में एकदम से कई तितलियां उड़ने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्षत ने टॉवल एक तरफ डाल दी। उसके हाथ रोली की साड़ी की पिन में जा उलझे थे। रोली के उसे रोकने की कोशिश के बावजूद कुछ ही लम्हों में रोली की साड़ी नीचे फ्लोर पर पड़ी थी। अक्षत के होंठ आगे का सफ़र तय करते हुए अब तक उसके होंठों तक आ गए थे। उसने हल्के से अपने होंठों से उसके होंठ छुए, फिर उसे उठाकर बेड पर ले आया और रूम की लाइट ऑफ कर दी। उसे प्यार करने से रोकना अब रोली के बस से बाहर था। वो भी जी भरकर अपना प्यार उस पर लुटा देना चाहता था। बाहर की लाइट की मध्यम रोशनी और कभी कभी बिजली की तेज चमक रह रहकर उनके कमरे में आ रही थी, जैसे वो उनके मिलन को देखने को आतुर थी। बरसाती हवाओं के झोंके भी उनका मिलन देखने को व्याकुल हो रहे थे, पर कमरे में लगे हुए पर्दे उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर खुद में उलझाए जा रहे थे। बाहर आसमान गर्मी से तपती धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए जमकर बरस रहे थे। अंदर अक्षत रोली को अपने प्यार की बारिश में भिगो रहा था। अगली सुबह अक्षत की आंख खुली तो रोली उसकी बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके सिर पर किस किया, फिर टाइम देखते हुए बिना रोली को डिस्टर्ब किए धीमे से उसके सिर के नीचे अपनी बाहें निकालकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। रोली अभी भी सोई हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए एक नज़र रोली पर डाली, फिर उसके पास बैठकर ही अपने लैपटॉप में मेल चेक करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद रोली की आंख खुली। गुड मॉर्निंग जान, अक्षत ने लैपटॉप बंद कर उसके माथे पर किस करते हुए कहा। मीठी मुस्कान के साथ रोली ने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। रोली ने उसे रेडी देखकर पूछा, आप रेडी हो गए? टाइम क्या हुआ है?
9 बज रहे हैं। अक्षत ने अपनी वॉच उसके सामने कर दी। रोली हैरान होते हुए चिल्ला ही पड़ी, क्या इतना टाइम हो गया? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? रिलैक्स यार, तुम इतनी मीठी नींद में सो रही थी और ऐसे लग रही थी जैसे कोई खूबसूरत प्रिंसेस कई सालों के बाद सुकून से सोई हो। तो बताओ, मैं अपनी प्रिंसेस का सुकून कैसे तोड़ देता? अक्षत की बात पर रोली के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर जल्दी ही चली भी गई। आपको तो ऑफिस जाना है ना, कितनी देर हो गई? हाँ, देर तो हो गई, पर तुम्हें ऐसे छोड़कर कमरे से भी तो नहीं निकल सकता था। अंशु बंसु या मीरा कमरे में आ जाते तो। अक्षत ने बात अधूरी छोड़कर शरारत भरी नज़रों से रोली को स्कैन किया। अक्षत की बात सुनकर रोली को सहसा ही अपनी कंडीशन का आभास हुआ। घबराते उसने अपने ऊपर ओढ़ी चादर गर्दन पर और ऊपर खींचते हुए खुद को और कस के उसमें लपेटा। फिर मुंह बनाते हुए चिड़चिड़ाई, बहुत बुरे हो आप। आपकी वजह से इतनी लेट हो गई। घर में सब लोग क्या सोचेंगे? माँ और दादी क्या कहेंगी? अक्षत हल्का हंसा और उठकर दरवाजे की ओर जाते हुए बोला, उन्हें मैं संभाल लूँगा, तुम फटाफट रेडी होकर नीचे आओ। कहते हुए वह बाहर निकलने ही लगा था, पर तुरंत ही पलटकर बोला, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। कोई आ गया और तुम्हें इस हाल में देख लिया तो? बात पूरी होती उससे पहले ही रोली ने पिलो उठाकर अक्षत के ऊपर फेंका। बहुत ज़्यादा बुरे हो आप। अक्षत ने तुरंत ही पिलो कैच किया और वापस बेड पर फेंक कर रोली को देखकर दरवाज़ा भिड़ाते हुए हंसते हुए बाहर निकल गया। सीढ़ियों से उतरते हुए अक्षत के चेहरे पर मंद मंद प्यारी सी हंसी देखकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोस रही ममता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सबको गुड मॉर्निंग बोलकर अक्षत जैसे ही चेयर पर बैठा, ब्रजेश जी ने प्रश्न किया, बेटा रोली अभी तक नीचे नहीं आई? सावित्री देवी भी चिंतित होते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ दादी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अभी सोकर उठी है। काफ़ी दिनों के बाद कल रात वो बिना स्लीपिंग पिल्स खाए चैन की नींद सोई है, तो मेरा भी मन नहीं हुआ उसे जल्दी जगाने का। दादी ने अक्षत की बात सही ठहराते हुए कहा, यह ठीक किया तूने, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमज़ोर दिखने लगी है वो। ममता भी बोली, हाँ माँ, जब से तान्या का किस्सा हुआ है उसके दिन में बिना मतलब के डर बैठ गया था। तब से उसने ना तो अच्छे से खाना खाया, ना ही ठीक से सोई थी। अक्षर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बट मॉम, मैंने उसे जल्दी नहीं जगाया। तो मुझसे लड़ रही थी, कह रही थी कि सब क्या सोचेंगे, आप और दादी क्या कहोगी। पगली है, लगता है वो हमें टिपिकल सास समझ रही है। चल छोड़, तू नाश्ता कर। सब नाश्ता करने लगे थे। कुछ ही देर में रोली भी रेडी होकर नीचे आ गई। नजर झुकाए सकुचाते हुए डाइनिंग टेबल के पास पहुंची ही थी कि ममता कड़क आवाज में बोली, यह उठने का कौन सा टाइम है रोली? घर की बहू को इतनी देर तक सोना चाहिए क्या? रोली ने घबराई नजर उठाकर ममता को देखा। इतने में सावित्री देवी की भी कड़कती आवाज आई, कल को घर में और बहुएं भी आएंगी। बड़ी बहू ही इतनी देर तक सोएगी तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? दोनों की बात सुनकर रोली का चेहरा उतर गया। आंखों में नमी लिए उसने अक्षत की ओर देखा। अक्षत हैरानी से अपनी माँ और दादी को देख रहा था। अंकित, अनीस और बंस भी अजीब नज़रों से ममता और दादी को देखने लगे थे। अक्षत उन दोनों से कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही नाश्ता कर चुके ब्रजेश जी रोली के पास आ गए और रोली को साइड हक करते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोले, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी ममता। और माँ, आप भी मेरी बेटी को ताने मार रही हैं। चल रोली बेटा, मैं तुझे इन बुरी सासों के पास घर में अकेले नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चलेगी। ब्रजेश जी की बात सुनकर ममता और सावित्री देवी ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। ममता रोली के पास आकर ब्रजेश जी की माँ एक साइड कर अपने नज़दीक खींचकर उसे हक करते हुए बोली, अब हम क्या अपनी बेटी से मजाक भी नहीं कर सकते? अपने पोतों को देखा माँ, चारों हमें ऐसे घूर रहे थे कि जैसे रोली से मजाक करके हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ब्रजेश जी मुस्कुराए, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। रोली बेटा, जल्दी नाश्ता करके तैयार हो जा, मैं आज ही तुझे ऑफिस ज्वाइन करवाऊंगा। रोली ने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। उसकी सहमति पाकर रोली ने ब्रजेश जी को जवाब दिया, जी पापा। ममता ने भी रोली को चेयर पर बिठा दिया और अपने हाथ से उसे नाश्ता लगा कर दिया। सब नाश्ता कर चुके थे। रोली भी नाश्ता करके तैयार होने के लिए ऊपर जाने ही लगी थी कि ममता उसके पास आई। सुन बेटा, आज कोई हाई नेक की ड्रेस पहनना, वरना पूरे ऑफिस को तेरे अक्षत जी का प्यार दिखाई दे जाएगा। रोली के गर्दन पर पड़ा लव ममता को दिखाई दे गया था, जिसे रोली दुपट्टे से लगातार ढककर छुपाने की कोशिश कर रही थी। ममता की बात सुनकर रोली का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। वो शर्माकर तेजी से ऊपर भाग छूटी। धीरे से बेटा कहते हुए ममता हंस पड़ी,
हे भगवान, पहले तो मजाक और अब खिंचाई। आज तो सासू माँ ने बहू रानी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रोली भी ऑफिस जाने लगी थी। विकास और चारू की शादी की डेट भी आ गई थी। चारू के और मामा मामी के कई बार कहने पर भी अक्षत ने रोली को पहले से नहीं भेजा। वो अब एक पल के लिए भी रोली को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो उसे अपने साथ ही लेकर आगरा पहुंचा। शादी में सबने हर फंक्शन में बहुत एंजॉय किया। चारू विकास की दुल्हन बनकर जिंदल हाउस आ गई। उसके 2 दिन बाद ही रोली, अक्षत, रितिका, शेखर और चारू, विकास तीनों कपल्स हनीमून मनाने मालदीव के लिए निकल गए। मालदीव से लौटने के लगभग 1 महीने बाद ही रोली ने सबको गुड न्यूज़ दे दी। उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अग्रवाल विला में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ महीने पहले विला की दीवारें मातम में डूबी थीं, अब खुशी की किरणों से चमक रही थीं। दिन बीतने के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य रोली का भरपूर ध्यान रख रहे थे। पहली सोनोग्राफी की रिपोर्ट में पता चल गया था कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। ममता और अक्षत उसकी डाइट को लेकर पूरी तरह स्ट्रिक्ट थे, पर रोली अक्षत को अपने नखरे दिखाकर अपने मन की चला ही लेती थी। अक्षत भी उसको खुश रखने के लिए उसके नाज नखरे उठा रहा था। ब्रजेश जी ने एहतियात के तौर पर उसे अब ऑफिस का काम घर से करने का अरेंजमेंट कर दिया था, ताकि उसे ऑफिस आने जाने में जरा भी तकलीफ ना हो। ऐसे समय में मायके की याद आना भी स्वाभाविक है। रोली की आंखें भी कभी कभी अपने मम्मी पापा और भाई को याद करके भर आती। तो उस समय अंकित, अनीस और बंस अपनी बातों से उसे तुरंत ही हंसा देते। पूरा अग्रवाल विला फूल मालाओं से सजा हुआ था। आज अग्रवाल खानदान के नौनिहालों का नामकरण जो था। लगभग 1.25 साल पहले लोग यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। वक्त बदल गया और आज सभी नवजीवन को आशीर्वाद देने आए थे। शहर के गणमान्य परिवार, अग्रवाल इंडस्ट्रीज और मित्तल टेक्सटाइल से जुड़े सभी लोग नामकरण में आमंत्रित थे। पंडित जी नामकरण और हवन की तैयारियां कर चुके थे। बच्चों को बुलाए यजमान, ममता ने चारू और रितिका से कहा। रोली अक्षत को बोलो जल्दी बच्चों को लेकर आए। चारू और रितिका उठी ही थीं कि रोली अक्षत बच्चों को गोदी में लेकर सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए। बहुत प्यारा परिवार लग रहा था उनका। दोनों आकर आसन पर बैठ गए। रोली की गोद में नन्हा अक्षत था और अक्षत की गोदी में उसकी नन्ही प्रिंसेस। पंडित जी ने शुद्धि और हवन करा दिया था। अब नामकरण की बारी थी, जो बुआ का काम था। चारू तरु जैसे ही आगे बढ़ी, बस उनके कान में कुछ बोला। दरअसल अनीस और बंस ने बच्चों के नाम पहले ही सोच लिए थे। बंस के बताए अनुसार चारू ने नन्हे अक्षत को नाम दिया अरुल और तरु ने नन्ही प्रिंसेस को नाम दिया अरिशा। अब ब्रजेश जी आगे आए और महादेव और गौरी के चरणों में रखा रुद्राक्ष उन्होंने अरुल के गले में पहनाया और मुस्कुराकर बोले, ये हमारे राजकुमार की अमानत थी। फिर उन्होंने ओम के पेंडेंट वाली सोने की चैन अरिशा के गले में पहना दी। वो चैन उन्होंने तभी बनवाकर गौरी महादेव के चरणों में रख दी थी, जब उन्हें रोली के गर्भ में जुड़वा बच्चों के होने का पता चला था। फिर अपने हाथों से उसे पुचकारते हुए वो पंडित जी से बोले, पंडित जी, 7 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में कन्या ने जन्म लिया है। इस घर की राजकुमारी है ये। भावुक होते हुए वो रोली की तरफ चेहरा करके बोले, थैंक यू बेटा, इस घर को खुशियों से भरने के लिए। रोली ने उनके हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिए। पापा, आपका आशीर्वाद है ये। इन लम्हों में ब्रजेश जी सहित सावित्री देवी और ममता की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। दी एंड।